मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेंस को। और मैं बता दूं आपको एमटीएस में मात्र 7 डेज बचे हुए हैं और मैंने सोचा आपको 7 दिनों में मैं पूरी ग्रामर जो है वो कंप्लीट करवा दूं, मतलब रिवाइज करवा दूं, ताकि एक बार दोबारा जो है आप रिकॉल कर सके ग्रामर को और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए आप एग्जाम में इजीली कर पाओ। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं टेंस हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आगे आने वाली सीरीज में मतलब 7 दिनों में आपका हर एक जितना भी चैप्टर है मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा और उनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में। तो ये सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं है, अगर आप स्टेनो की तैयारी भी कर रहे हो तो स्टेनो से रिलेटेड भी आपको ये जो है वीडियो हेल्पफुल होगी और बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले टेंस है, तो टेंस के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉमन ईयर में मोस्टली जो है टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और रैपिड फिलर्स में भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बढ़िया से समझिएगा, अगर आपने अभी तक टेंस नहीं समझा कहीं पर भी तो आप बिल्कुल ईजिली समझोगे कि टेंस होता क्या है और टेंस की यूजेस क्या है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंस इज अ ग्रामर टर्म। सबसे पहले देखिए है क्या, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर अ टेंस और वर्ब इज एन एक्शन इन द पास्ट, द प्रेजेंट और द फ्यूचर। मतलब क्या है, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जो क्या इंडिकेट करता है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है और फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ग्रामर टर्म में एक टेंस क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है और ये क्या शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि सेंटेंस में जो वर्ब का यूज हुआ है वो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है और उसी के मदद से हमें पता चलता है कि टेंस किस टेंस का है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस के कितने पार्ट है, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। और स्पीड में चलूंगा ताकि जल्दी आपको रिकॉल करवा सकूं, सारा कुछ पढ़ना बहुत है, टाइम कम है। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको बस इतना याद रखना है, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 जो है ये 4 3 के होंगे, यानी कि इसके भी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा आप, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब हम समझते हैं कि इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस इम्परफेक्ट क्या है और परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, क्योंकि जब तक ये सब नहीं समझेंगे आप टेंस समझ नहीं पाएंगे कि टेंस होता क्या है। तो देखिए इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। आपको पता है डेफिनिट का उल्टा क्या है? इंडेफिनिट है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए कंटिन्यूटी, इसमें क्या होती है? कंटिन्यूटी बनी होती है, यानी कि वो काम चल रहा होता है, कंटिन्यूटी बनी है। और इम्परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? दोनों सेम टेंस है, कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस। तो इम्परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ कि वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, जो सेंटेंस है या फिर जो काम है वो परफेक्ट नहीं है, वो अभी चल रहा है। उसके बाद की जो बात हो रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या? परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब आपको पता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, है ना, कंप्लीट। तो इसमें काम जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब काम जो है वो अभी चल रहा है, मतलब शुरू हुआ था और फिर अभी तक क्या है वो कंटिन्यू है, तो वही होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आपको अगर इन चारों का मतलब समझ में आ गया तो आपको इनका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि पास्ट में, ठीक है, ये काम कब हुआ? पास्ट में हुआ। ये काम कब हुआ? पास्ट में, जारी है, अभी तक इम्परफेक्ट है। ये कंप्लीट हुआ पास्ट में और ये पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में क्या हो रहा है? जारी था। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। फिर फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ये काम होगा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में ये काम जारी रहेगा यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या फिर फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में ये काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही जारी होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपको ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी दिए हुए हैं। अब मैं आपको एक एक करके सबका जो है एक्सप्लेनेशन देता हूँ, विस्तार देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आगे कैसे हमें कंप्लीट करना है टेंस को और इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट में हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो देखिए
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले आप डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स हैबिट, यूजुअल एक्शन, डेली इवेंट्स, ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स हैबिट, यूजुअल एक्शन, डेली इवेंट्स, यूनिवर्सल फैक्ट एंड श्योर एक्शन टू बी इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स हैबिट, यूजुअल एक्शन, डेली इवेंट्स, यूनिवर्सल फैक्ट एंड श्योर एक्शन टू बी इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा जब आपने डेफिनेशन समझ लिया। तो इसमें मैंने क्या क्या यूज किया है? हैबिट, यूजुअल एक्शन, डेली इवेंट्स, और मैंने क्या यूज किया है? यूनिवर्सल फैक्ट एंड श्योर एक्शन टू बी इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इन सब का हम जो है मतलब समझेंगे एक एक करके। तो हैबिट, जैसे हम क्या होती है, हमारी कुछ हैबिट होती है, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता हूं, ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मेरी ये आदत है, हैबिट है, ठीक है। तो इसको जो है हम किस में इंक्लूड करेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करेंगे। मैंने क्या कहा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने कहा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह में उठता हूं या फिर मेरी सुबह में उठने की आदत है। तो यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं, गेट अप की बात कर रहा हूं। तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट रूल की हैबिट क्या होनी चाहिए? हैबिट होनी चाहिए। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिखे हैं। उसके बाद देखिएगा, अब है यहाँ पे कि यूजुअल एक्शन और डेली इवेंट्स दोनों एक ही बात है। यूजुअल एक्शन डेली होने वाली घटनाएं, और फिर डेली इवेंट्स ये भी। जैसे ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। चलिए देखिएगा, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो वो फैक्ट्री में काम करता है। तो अब वो जब फैक्ट्री में काम करता है तो डेली करेगा ना, कि एक दिन एब्सेंट करके करेगा, मतलब आज किया फिर कल नहीं किया, फिर परसों करेगा फिर नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। वो डेली करेगा, डेली बेसिस पे। तो उसका ये क्या है? डेली इवेंट्स है, यानी डेली का काम है, यूजुअल एक्शन है। तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का हम यूज करते हैं। थर्ड है हमारा क्या? यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट के लिए, तो यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? तो सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो ट्रू है, बिल्कुल स्पिरिचुअल है। जैसे क्या? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस भी क्या है? तो इस तरह के सेंटेंस भी यूनिवर्सल फैक्ट है, और ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही बनाए जाएंगे, ना कि आपके फ्यूचर में या फिर पास्ट में। तो इस तरह के सेंटेंस में अगर यहाँ पर रोज दिया हुआ है, ठीक है, राइज का अगर V2 दिया हुआ, रोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह भी आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको गलत, वहाँ पे सेंटेंस में आपको एरर ढूंढ लेना है। तो इस तरह भी सेंटेंस बना के दिए जाते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताऊंगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात कि यूनिवर्सल फैक्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है? श्योर एक्शन टू बी इन फ्यूचर टाइम। तो श्योर एक्शन क्या होता है? मतलब भविष्य में होने वाली निश्चित घटनाएं, भविष्य में होने वाली निश्चित घटनाओं के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द PM कम्स टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, यानी प्रधानमंत्री कल आएंगे। हिंदी में तो बन रहा है कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि द PM कम्स टुमारो, यहां पे शैल विल का प्रयोग नहीं हो रहा। और शैल विल लगा करके एग्जाम में जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, श्योर एक्शन है ना, अगर टू बी इन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में अगर श्योर एक्शन की जो निश्चित होने वाली ही घटना है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हम यूज वहां पे करते हैं। तो द PM कम्स टुमारो, यहाँ पे शैल विल का यूज हम नहीं करेंगे, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है वाक्य। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, तो मैं आपको इसकी पहचानने की जो है वो तरीका बताता हूँ कि हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है। तो इतनी सब चीज़ें अगर हो तो भी आप पहचान सकते हैं। और हिंदी भी समझते चलिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के चलेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस में, यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट वाले सेंटेंस में, हमें लास्ट में क्या मिलता है? ता है, ती है, ते है, एट लास्ट इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस,
क्या मिलता है, त है, ती है, ते है, एट लास्ट इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किसका यूज करते हैं, तो जो भी दिया हुआ है आपका, हैबिट का, यूजुअल एक्शन का, डेली इवेंट्स का, यूनिवर्सल फैक्ट का, एंड श्योर एक्शन टू बी इन फ्यूचर टाइम। अब चलिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आपको समझना चाहिए, वो क्या है, तो देखिएगा ध्यान से। जब भविष्य में दो घटनाओं की बात हो, जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है, मैं अपनी नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ कि जब भविष्य में दो घटनाओं की बात हो तो हम क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, जैसे अनलेस, आपने देखा होगा अनलेस। मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले आप स्ट्रक्चर समझिए कि हाँ स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का। तो चलिएगा, इसे भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है और क्या होना चाहिए और क्या होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट, यानी सेंटेंस का बनावट किस टाइप का होता है हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट का। तो जहाँ तक मैं बात करूँ प्रेजेंट एंड डेफिनेट के स्ट्रक्चर की, तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या पढ़ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या हमें पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, एस का मतलब सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर WH क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5, यानी कि या तो देखिए, अब यहाँ पे बात आ रही है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है। तो वर्ब का फॉर्म होता है 5 फॉर्म तक होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। इस तरह के 5 वर्ब्स होते हैं, एक ही रूप होता है वर्ब का। तो वहाँ पे जो 5 यहाँ पे बताया गया, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ, जैसे गो, वेंट, गोज। यहाँ पे देखिए गो, वेंट, गॉन और गोइंग, गोज। तो ये क्या है, ये वर्ब के फॉर्म है। आपको समझ में आ रही होगी बात। ये हमारा वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 4 है और ये क्या है, वर्ब 5 है। तो इस तरह से आपको 5 है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब 1 भी लगता है और वर्ब 5 भी लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब 1 किसके साथ लगता है, वर्ब 5 किसके साथ लगता है। तो यहाँ पे भी आप नोट कर लीजिएगा, हमारा क्या होता है, जो हमारा बनता है पर्सन, हमारा क्या क्या पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, और उसके बाद क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हमारा सिंगुलर है, इस कॉलम में जितने भी आएंगे सिंगुलर आएंगे, और इसमें कितने इसमें जो है प्लूरल आएंगे, ठीक है। इसमें जो भी है सिंगुलर आएंगे और इसमें क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई, ठीक है, और इधर क्या आता है, वी आता है। इसमें क्या आता है, यू, और इधर क्या आता है, यू, और यहाँ पे क्या आएगा, ही, सी, इट और नेम आएगा। क्लियर हो गया। अब इधर क्या आता है, तो यहाँ पे आता है दे। अब देखिए इनके साथ हम वर्ब 1 का यूज करेंगे, वर्ब 5 का। तो आई के साथ हम यूज करेंगे वर्ब 1 का, ठीक है। यू के साथ भी हम यूज करेंगे वर्ब 1, और यहाँ पे भी यू के साथ वर्ब 1, वी के साथ वर्ब 1 का। लेकिन ही, सी, इट, नेम के साथ हम यूज करेंगे वर्ब 5 का, और दे के साथ भी यूज करेंगे वर्ब 1 का। यानी कि अगर मैं कहूं आई गो, आई के साथ हम गोज ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, आई गो, ठीक है। वी गो, उसके बाद यू गो, यू गो। यहाँ पे ही, सी, इट, नेम के साथ हम सिर्फ क्या लगाते हैं, गोज लगाते हैं। ही गोज टू पटना, सी गोज टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी हैं ही, सी, इट, नेम के साथ हम ओनली क्या लगाते हैं, वर्ब का 5th फॉर्म यानी कि वर्ब 5 लगाते हैं। और दे के साथ भी हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दे प्लस V1 यानी कि दे गो। अब आपको बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब इसे मैं इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ आगे कि आगे जो इसका स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको बात समझ में आ गई कि किसके साथ हम वर्ब का 1 लगाते हैं और 5 लगाते हैं। अब जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा बड़े गौर से, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज और प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाते टाइम में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या यूज करते हैं, डू और डज यूज करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डू किसके साथ यूज करेंगे तो डज किसके साथ यूज करेंगे। तो जितने के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा था उन सबके साथ हम डू का यूज करेंगे, और जितने के साथ वर्ब 5 लगा था उनके साथ हम डज का यूज करेंगे। अब देखो मैंने कहा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ठीक है। मैंने कहा ही गोज टू मार्केट, तो अब यहां पे मैं क्या बनाऊंगा,
निगेटिव जब इसका बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा ही डज नॉट, क्या बनाऊंगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। देखिए एमटीएस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा, इसी तरह से क्वेश्चन तो वो पूछेंगे लेकिन हाँ घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और आपको वहाँ पे पकड़ना है। यहाँ पे ये मैंने बनाया अफर्मेटिव, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ही गोज टू मार्केट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लगाया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव में वही क्या हो गया कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, इसको डजंट भी लिखते हैं मॉडर्न में, क्या लिखते हैं, डजंट लिखते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हम इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मिला करके जब कंबाइन करके लिखेंगे तो डजंट लिखते हैं। तो ही डजंट, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डू और डज लगने के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है किस में आ जाएगा, तो वन में आ जाएगा, चाहे यहाँ पे ही हो, चाहे आई हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लुरल हो। डज नॉट अगर लग गया या फिर डू नॉट लग गया, क्या, डज या डू नॉट, फिर से मैं बता रहा हूँ, डज या डू नॉट कुछ भी लग गया तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ना कि फिफ्थ फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर यू लगाना हो तो यू के साथ क्या लगाएंगे, यू डोंट, है ना, यू डोंट गो टू मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि ये भी निगेटिव है और यू के साथ हमने क्या लगा दिया, तो यू के साथ हमने डोंट लगाया और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी कि ही के साथ भी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा निगेटिव में और यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा निगेटिव में। अब आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी बड़े अच्छे से, और ध्यान से भी आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गई होगी बातें सारी। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, यानी प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, डू ऑब्लिक डज को हम पहले कर देते हैं, यानी सेंटेंस में हमारा क्या हो जाता है, डू और डज पहले हो जाता है, उसके बाद हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी डू और डज जो है उसके साथ हमने किसका यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, या तो ही हो या फिर यू हो, कुछ भी हो, आई भी हो तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ही भी हो, सी भी हो, इट भी हो, या फिर किसी का नाम भी हो तो यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पे मैंने कहा डू आई गो टू मार्केट, या फिर मैं उसके लिए यूज करता, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए भी यूज करता, मैं यहाँ पे क्या यूज करता, डज सी गो टू मार्केट, डज सी गो टू मार्केट। अब यहाँ पे भी मैंने किसका यूज किया, यहाँ पे भी मैं गो का यूज कर रहा हूँ आई के साथ, यानी कि, और इसके साथ भी मैं किसका यूज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट का भी यूज कर रहा हूँ। या फिर मैं ऐसे बोलता डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट, यहाँ पे भी मैंने यूज किया तो यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको सेंटेंस में अगर गिवन है डू आई गोज टू मार्केट या फिर डज सी गोज टू मार्केट, तो यहीं पे एरर है। तो आपको सेंटेंस में वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या यहीं पे एरर है, यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया है तो वहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, कट मार्क, वही आपका एरर हो जाएगा। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये तो हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद बनेगा क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, डू में नॉट लगा देना है और डज में भी नॉट लगा देना है। दोनों में से किसी में भी जो जिसके साथ यूज होगा डू और जिसके साथ डज यूज होगा उसमें हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा। अब WH आएंगे। WH क्वेश्चन क्या होता है, तो यहाँ पे समझिएगा, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव मैंने बता दिया। अब बताऊंगा आपको WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन जो होते हैं वो WH से ही शुरू होते हैं, जैसे व्हाट से, वेयर से और वाई से, हाउ से। तो ये सब सेंटेंस भी शुरू होते हैं, जैसे वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है। तो यहाँ पे वह कहाँ जाता है, मैंने कहा वह कहाँ जाता है, ध्यान से देखिएगा, वह कहाँ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कहाँ, यानी WH क्वेश्चन। तो कहाँ आएगा ना, तो वेयर लगाएंगे हम, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। तो वेयर डज ही गो, अगर हमें ही यूज करना है, वह यूज करना है सिंगुलर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वेयर डज ही गो। बात वही आ गई कि डज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। आप ये भी कह सकते हो कि गोज का ES अगर डज में आ गया, डू में आ गया, अगर गोज का ES अगर डू में आ गया, डज हो गया ये, तो यहाँ पे भी हमें ES लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये बातें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। तो इस तरह से ये जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें मैं आपको बताने वाला था कुछ
इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर में बताने वाला था, तो वो भी आप ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कि जब भविष्य में दो घटनाओं का जिक्र हो तो व्हेन, किसका, व्हेन, इफ, एज इफ, अनलेस, अंटिल, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज, सुन एज लॉन्ग एज, और एक है इन केस बिफोर और आफ्टर, इन केस बिफोर और आफ्टर। ये अगर लगा हुआ रहे, क्या क्या लगा हुआ रहे, जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो तो व्हेन, इफ, अनलेस, अंटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस बिफोर, आफ्टर से शुरू होने वाले क्लाउजेज में, जैसे यू विल, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा एग्जांपल को आप, तब आपको समझ में आएगा। दिया हुआ है यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस, क्या है, अनलेस, ठीक है, अनलेस का यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अनलेस का मतलब ये होता है क्या, जब तक नहीं, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। तो ये अपने आप में क्या है, निगेटिव है, क्या है, अपने आप में निगेटिव है। तो इसके बाद आप ऐसा नहीं करेंगे कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पे आप ये गलती नहीं करेंगे, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अनलेस क्या बताया मैंने कि अनलेस, अंटिल, ये सब क्या है, अपने आप में निगेटिव अर्थ रखते हैं, ठीक है। और अनलेस का मतलब ही निगेटिव हो गया, तो इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ हम क्या नहीं यूज करेंगे, तो इसके साथ हम विल का यूज नहीं करेंगे, सेल और विल का इसमें यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अनलेस के बाद वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसके साथ हमेशा किसका यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। बस आपको ये रूल याद रख लेना है। तो यहीं पे अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको देता हूं खुद करने के लिए, ताकि आपको समझ में आए बातें कि क्या होंगी वहां पे, क्या एरर है वहां पे। देखिए दिया हुआ है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन साथ में कराता चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। एज सुन एज आई विल, ये फर्स्ट है हमारा, रिच पटना, आई विल सेंड यू द books you have asked for, no error। चलिए देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि एज सुन एज आई विल रिच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स, यानी कि एज सुन एज यहाँ तक आई विल तक है फर्स्ट पार्ट हमारा, रिच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स, और उसके बाद यू हैव आस्क्ड बिफोर, सॉरी यू हैव आस्क्ड फॉर। तो ये सेंटेंस है, तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट जो है वो एरर है और कहाँ पे जो है वो एरर पार्ट है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एज सुन एज यानी कि सेंटेंस में क्या क्या यूज हो, व्हेन हो, इफ हो, एज इफ हो, अनलेस हो, अंटिल हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, इन केस हो और बिफोर आफ्टर हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम फ्यूचर का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि पार्ट ए में हमने यूज किया है एज सुन एज, क्या यूज किया है, एज सुन एज, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, फ्यूचर टेंस यानी कि विल का यूज कर दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे इसका यूज नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, एज सुन एज आई रिच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, नो एरर। तो यहाँ पे क्या एरर है, विल, यानी कि हम इसके साथ विल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज हम करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अभी हमने कंप्लीट किया प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। इसको मैंने पहले ही आपको बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इसी का नाम है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये होता क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स any action is going on at the present time is called present continuous tense।
ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स एनी एक्शन इज गोइंग एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम, और टेंस पर इज कॉल्ड होना चाहिए था यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया हमारा, यानी कि जो काम वर्तमान में जारी है, ठीक है, जो काम क्या है प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है यानी कि जारी है, तो वो जो आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है और इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, मतलब कि ये दोनों एक ही हैं। अब मैंने आपको बताया था इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो काम जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब चल रहा है, या फिर इसका एक और समझ सकते हैं डेफिनेशन कि जो काम बोलते वक्त जारी हो। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही कहा मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे काम भी जो है पढ़ाने का जारी है। मैंने कहा ही इज गोइंग, तो ही इज गोइंग का मतलब मैं बोल रहा हूँ और वो जा रहा है, तो ये सब क्या आएंगे, तो ये सब जो आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। तो अब आपको इतनी बात यहाँ तक समझ में आई, तो चलिए आगे देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर बन सकता है वो क्या बन सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स एनी एक्शन इज गोइंग एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, और स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, उसके बाद होता है निगेटिव, उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव, और उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, और फिर होता है WH, और उसके बाद होता है फिर WH निगेटिव। यानी इतने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं एक सेंटेंस के, 6 तरह के। तो सबसे पहला मैं अफर्मेटिव का बताता हूँ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज MR, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगता है इसमें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से, जैसे एग्जांपल देता हूं, ही इज गोइंग टू पटना, ही इज गोइंग टू पटना, वो पटना जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया मैंने, उसके बाद वर्ब यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज MR, उसका मैंने यूज किया, उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो मैंने यूज किया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। इस तरह से ही इज गोइंग टू पटना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जैसा मैंने आपको तो बताया था कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो 5 फॉर्म होते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म लगा, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड, जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज MR के साथ नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नॉट का, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए यहाँ पे इजंट भी होता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में जाए दोनों को कंबाइन कर दे तो इजंट भी होता है, एमंट भी होता है और अरंट भी होता है, ठीक है। एमंट गो टू पटना, गोइंग टू पटना, तो IM भी यूज हो जाता है इसके साथ, नॉट के साथ। फिर इजंट भी हो सकता है, अरंट भी हो सकता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे था ही इज नॉट गोइंग टू पटना, तो यहाँ पे इजंट भी हो सकता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नीचे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ही इजंट गोइंग टू पटना। तो यहाँ तक आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई एग्जाम्पल से, मतलब निगेटिव में हम इस तरह से बनाते हैं सेंटेंस को, और स्ट्रक्चर भी इस तरह से होना चाहिए जब एग्जाम में आप जाओगे तो स्ट्रक्चर को भी आप फॉलो करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इज MR को हम आगे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म आएगा वो लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो उसी तरह से बना लीजिए, इज ही गोइंग टू पटना, और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, इज ही नॉट गोइंग टू पटना। उसके बाद WH में वाई इज ही गोइंग टू पटना, तो मैंने जैसे आपको बताया था WH फैमिली से, तो WH यूज करेंगे, चाहे हाउ, वेयर, वाई, है ना, व्हाट, ये सब यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर आप बिल्कुल बड़े ध्यान से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और समझने की कोशिश करें इसको। तो अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये मैंने तीनों स्ट्रक्चर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम है नहीं। तो आप निगेटिव बना सकते हैं इज के साथ नॉट लगा करके, एम के साथ नॉट लगा करके, आर के साथ नॉट लगा करके। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देख सकते हैं हम टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो समझेंगे। तो देखिए अब इसका समझने के लिए ज़रूरी है हमें कि हाँ इसका सिंबल क्या होता है, पहचान क्या होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ रहता है। और जिस तरह से मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कि भविष्य में होने वाली निश्चित घटना वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, उसी तरह से हम भविष्य में होने वाली निश्चित घटना का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मतलब मैं कल एक, जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार टुमारो, मतलब मैं कल क्या खरीदने जा रहा हूँ, एक कार खरीदने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या, मैं कल की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं बना रहा हूँ सेंटेंस किसमें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस तरह से हम निश्चित घटना जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बता सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं इसमें जो देख सकते हैं वो क्या है कि जैसे हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिएगा कि इससे रिलेटेड, जैसे हमने कहा यहाँ पे एम नॉट, ठीक है, तो और जैसे होता है आर नॉट। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे होता है आई एम
राइट, मैंने लिखा आई एम राइट, ठीक है, और जैसे मैंने लिखा ही इज राइट। तो देखिए बनता क्या है, क्वेश्चन टैग। मैं क्या बना रहा हूँ, क्वेश्चन टैग। उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं एमटीएस में भी, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट समझता हूँ बताना। तो ही इज राइट का हम क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं, इजंट ही, क्या बनाते हैं, इजंट ही, क्या नहीं है, ही इज राइट वह सही है, इजंट ही, क्या नहीं है। तो मतलब क्या, हम बना रहे हैं क्वेश्चन टैग। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो क्वेश्चन टैग अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हम क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनाते हैं। अगर क्वेश्चन टैग निगेटिव में है, अगर यहाँ पे होता है ही इज नॉट राइट, ही इज नॉट राइट, तो यहाँ पे क्या बनता है, इसका क्वेश्चन टैग बनता है इज ही। क्या बनता है ये, इज ही, क्या क्या है, यहाँ पे क्या होता है, इज ही। तो बातें समझ में आ गई आपको। अब जो मैं बताना क्या चाहता हूँ वो ध्यान से देखिएगा। आई एम राइट का हम एमेंट आई नहीं लगाते, जैसे हमने लगाया ही इज राइट, तो यहाँ पे इजंट ही हमने किया, लेकिन यहाँ पे आई एम राइट का हम एमेंट आई नहीं करते, हम क्या करते हैं, अरंट आई करते हैं। क्या करते हैं, अरंट आई। इसका जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनता है, एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, अरंट का यूज कर सकते हैं। अब बोलोगे सर आई के साथ हम आर का यूज कैसे करेंगे, तो यही रूल है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो दे देगा अरंट आई जो कि आपको चूज नहीं करना, सॉरी वो दे देगा आपको एमंट आई जो कि आपको चूज नहीं करना है, आपको यूज क्या करना है, वहां पे अरंट आई करना है। तो ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस यही था हमारा प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस का जो इंपॉर्टेंट चीज था, इससे रिलेटेड इतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखिएगा बताता हूँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर इसका डेफिनेशन वगैरह। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि ये कंप्लीट नहीं होता है, ये कंप्लीट है। मैंने आपको क्या बताया था, ये कंप्लीट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होना। तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसका जो है डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स एनी एक्शन हैज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, एनी एक्शन हैज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम बट ऑल्सो belongs to present time is called present perfect tense। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या कहा कि when a sentence denotes any action has completed in past time but also belongs to present time is called present perfect tense। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम कब समाप्त हुआ हो, पास्ट में समाप्त हुआ हो, लेकिन अभी भी उसका संबंध जो है, रिश्ता जो है प्रेजेंट टाइम से है, मतलब वो क्या है, टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल या फिर आई हैव ईटन। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में लिखता हूँ, दिया हुआ है क्या एग्जाम्पल कि आई हैव eaten 4 मैंगोज। अब यहाँ पे मैंने लिखा आई हैव eaten 4 मैंगोज, मतलब मैंने 4 आम खाए हैं, मैंने 4 आम खाए। अब यहाँ पे बात हो रही है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस यहाँ पे जो भी मैंने खाया, आई हैव ईटन, ठीक है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद 4 मैंगोज। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, मैंने ये काम कब किया, पास्ट में किया, ठीक है, मतलब कुछ देर पहले किया, जस्ट बिफोर, यानी पास्ट टाइम में किया, लेकिन ये क्या है, अभी भी प्रेजेंट के साथ बिलोंग है। कैसे, तो मैंने 4 मैंगोज खाए तो अभी भी मेरा पेट कैसा लग रहा है, थोड़ा भरा भरा लग रहा है। मतलब इफेक्ट कहाँ डाल रहा है, प्रेजेंट में डाल रहा है, यानी कि काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, लेकिन इफेक्ट कहाँ डाल रहा है, प्रेजेंट में डाल रहा है। तो इस टाइप के टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसका आप सिंबल देख लीजिए, सिंबल्स क्या होता है। तो इसमें इसका जो हिंदी होता है सिंबल, वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या क्या होता है ध्यान से समझिएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, एट लास्ट इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस हमें मिलता है ये। लेकिन अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, तो अंग्रेजी में मैंने इंग्लिश में आपको बता ही दिया कि ये सेंटेंस जो है कब शुरू होगा, तो पास्ट में शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका वर्तमान में भी प्रभाव इफेक्ट पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर मैं लिखता हूँ, आप देखने की कोशिश कीजिएगा बड़े ध्यान से और समझने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए स्ट्रक्चर में लिखता हूँ,
स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का बताता हूँ आपको। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल मतलब मैंने ताजमहल देखा है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिया आई हैव सीन द ताजमहल, तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट मैंने यूज़ किया आई के साथ हमने क्या यूज़ किया, हैव यूज़ किया, उसके बाद सीन यानी वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया है मैंने द ताजमहल। ताजमहल के पहले द क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। अब ध्यान दे देखिएगा, मैंने अब यहाँ पे निगेटिव बनाता हूँ मैं, तो निगेटिव का भी स्ट्रक्चर आप बड़े ध्यान से देखिएगा निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट लगा देते हैं, और यहीं पे आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि हम हैबंट भी लिख सकते हैं और हैजंट भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हम शॉर्ट फॉर्म में हैबंट भी लिखते हैं और हैजंट भी लिखते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देखिएगा। अब यहाँ पे हैव तो इन्होंने लगा दिया, यहाँ पे हैव तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये एग्जाम में नहीं लगाता है, और यहीं पे जो है ईरर पकड़ा जाता है, और यहीं पे क्या होता है ईरर हमें मिलता है। हैव के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, और आपको वर्ब का फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हो गया क्या अफर्मेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो अब तो आपको पता है कि रूल क्या है बनाने का, अब आप खुद से भी बना सकते हो। तो एक्सुलरी वर्ब को आगे कर देंगे, तो हैव ऑब्लिक हैज क्या है यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसी के साथ हैव और हैज के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह भी हम लगा सकते हैं। ये हमारा पुराना रूल है कि हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे सबसे पहले हैव ऑब्लिक हैज कर दिया, फिर सब्जेक्ट कर दिया, फिर नॉट कर दिया, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी बनाते हैं मॉडर्न तरीके से, हैवंट भी कर देते हैं और हैजंट भी कर देते हैं। तो इस तरह से भी हमारा सही हो जाता है। उसके बाद सिंपल सेम है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। अब आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई कि हाँ इतना जो है सही है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं वो बड़े ध्यान से देखिएगा आप, क्या क्वेश्चन क्या क्या होते हैं और रूल क्या क्या होते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं और आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं कि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं इसे इंपॉर्टेंट, वो समझिएगा ध्यान से। तो देखिए इसका सबसे पहला ए मैं बताता हूँ कि ऐसे काम जो अभी अभी पूरे हुए हैं, मैं बता चुका आपको, ऐसे काम के लिए जो पास्ट में हुए और वर्तमान में जारी है, मतलब प्रभाव बना हुआ है, ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे है कि पास्ट में शुरू हुए और अभी भी जारी है, ये भी बता दिया। अब देखिएगा यहाँ पे नोट में कुछ लिखिएगा, नोट में याद रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको कि रिसेंटली, देखिएगा रिसेंटली, उसके बाद क्या है ऑलरेडी, एट और सो फार का प्रयोग जो है परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, इनका प्रयोग क्या होता है, परफेक्ट टेंस में होता है। किस में करेंगे, तो परफेक्ट टेंस में, यानी कि जहां पे भी मिल जाए आपको रिसेंटली, ऑलरेडी, एट और सो फार, तो आप समझ लीजिए टेंस जो है किससे रिलेटेड है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस जो है वो रिलेटेड है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एट जो है इसमें क्या है, एट का प्रयोग हम निगेटिव में करते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए और यहाँ तक आपको समझ में भी आना चाहिए। तो इस तरह से हो गया, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको जो है VVI जो है रूल बताने वाला हूँ इसका प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, वो क्या क्या है वो समझिएगा। तो देखिए अगर सिंस के बाद क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो, अगर क्या हो, अगर यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ आपको सिंस। ठीक है, सिंस के बाद किसका प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। सिंस के पास किसका प्रयोग हुआ है, तो सिंपल पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो सिंस के बाद। तो इससे पहले क्या मैं बोल रहा हूं कि जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको दिखे सिंस, यानी बीच में सिंस हो और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट हो, तो इसके पहले जो आएगा सेंटेंस वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अब आपको रूल समझ में आ रही होगी बात कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटेंस में आप देख लीजिए कि सिंस अगर है तो सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है तो यहाँ पे जो है वो किसका यूज होगा, फर्स्ट में वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। और यहाँ पे जो है एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे है आई हैव नॉट,
पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आपको सिंस, क्या लिखा हुआ सिंस, और यहाँ पे है ही लेफ्ट इंडिया। चलिए देखिए यहाँ पे ही लेफ्ट इंडिया, और इसके पहले यहाँ पे है आई हैव नॉट सीन हिम। चलिए देखिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिएगा इसे, क्या दिया हुआ है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसके बाद ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप समझ रहे होगे अच्छे से कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो किसके बाद, सिंस के बाद। तो इसके पहले वाला स्ट्रक्चर जो है वो किस में होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, तब हमारा ये सेंटेंस जो है वो सही होगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो है ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जो लिखा था मैंने स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। अब हम जो है पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड उतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 आएंगे जो मैं आपको बता दूंगा, वही इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर लिखने में वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी क्या है, वो कंटिन्यू है, मतलब चल रहा है, जारी है, तो उसी को बोलते हैं। और इसका पहचानने का तरीका क्या होता है, रहा है, रही है विद टाइम, ठीक है, आ रहा है, खा रहा है। जैसे मैं 4 दिनों से पटना जा रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे, या फिर ऐसे वह सुबह से रो रही है, वह सुबह, समझिएगा, वह सुबह से रो रही है। हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, हिंदी इंग्लिश मिला करके। तो मैंने यहाँ पे लिखा वह सुबह से रो रही है, मतलब टाइम के साथ जो है एक्शन चल रहा है। तो वह सुबह से रो रही है, तो ये बनता क्या है, तो शी हैज़ बीन विपिंग सिंस मॉर्निंग, सी हैज़ बीन विपिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैंने लिखा, तो स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे क्या क्या बना है। तो स्ट्रक्चर क्या बना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस, और उसके बाद क्या है, टाइम का प्रयोग मैंने किया है। अब इसमें जो मेन काम है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेन जो पढ़ना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो क्या है। तो देखिए इसमें जो एक ही क्वेश्चन आता है बस, वो किससे रिलेटेड आता है, सिंस और फोर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। किससे रिलेटेड है, सिंस और फोर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम के लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि सिंस और फोर का यूज कहाँ करेंगे, तो मैं आपको जो है बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ ताकि एग्जाम में आप गलती ना करो। मैंने इधर लिख दिया सिंस और इधर मैंने लिख दिया फोर। तो देखिए इधर है सिंस और इधर है फोर। तो अब यहाँ पे जो है सिंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका फोर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम। चलिए देखिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो समझिएगा। तो मैंने कहा सुबह से, मैंने क्या कहा, सुबह से, मॉर्निंग। मैंने कहा 1985 से, ठीक है, मैंने कहा सुबह से, मैंने कहा 1985 से, मैंने कहा संडे से, मैंने कहा 2 o'clock से, यानी कि 2 बजे से, ठीक है, मैंने कहा स्टरडे से, मैंने कहा टुमारो से। तो ऐसा मैंने कहा, तो मैंने क्या बताया, एग्जैक्ट टाइम बताया। क्या बताया मैंने, एग्जैक्ट टाइम जो है वो बताया मैंने, टू द पॉइंट बताया, मतलब सुबह से रो रही है, और 1985 से, ठीक है, यानी कि संडे से, यानी कि 2 o'clock से, 2 बजे से, स्टरडे से, टुमारो से। मैंने अगर ऐसा कहा तो हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम, तो सिंस का यूज़ करेंगे। अब आपको बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी कि हम किसके साथ सिंस का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट की बात की जा रही है, मतलब मेन पॉइंट है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1985, सिंस संडे, सिंस 2 o'clock, सिंस स्टरडे और सिंस टुमारो। ये क्लियर हो गया। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, तो पीरियड का मतलब होता है दौरान। तो जैसे मैंने कहा 10 दिनों से, कितने दिनों से, 10 days, यानी कि 10 दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने कहा, फिर मैंने कहा घंटों से, यानी कि आवर्स, मैंने कहा घंटों से, मैंने कहा फिर कुछ भी है, 4 घंटों से मैंने कहा, या फिर 10 घंटों से मैंने कहा, 10 hours ऐसे लिख दूं। तो मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया, एग्जैक्ट पॉइंट मैंने नहीं दिया। तो एग्जैक्ट पॉइंट मैंने जब नहीं दिया तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। तो 4 10 days, ठीक है, 4
10 आवर्स, इस तरह से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यही होता है सिंस और फॉर का डिफरेंस। और इससे रिलेटेड एग्जाम में एमटीएस में तो बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे सेट्स मैंने बनाए तो वहाँ पे मैंने देखा कि सिंस और फॉर से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और पूछ दिए जाते हैं। और एक क्या रूल था मैं बताना भूल गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद कीजिएगा कि इन्फिनेटिव टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इससे तो मैंने मैंने कहा ना, हर सेट में मैंने क्वेश्चन देखे हैं इससे रिलेटेड, 2 + V1। तो वहाँ पे क्या दिया होता है, 2 के साथ वर्ब 5 लगा देते हैं, कभी 2 के साथ कभी V2 लगा देते हैं, मतलब पास्ट लगा देते हैं। तो नहीं, 2 इन्फिनेटिव है और 2 के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा, सिंस और फॉर का भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रूल क्या है, इसके कहाँ लगा सकते हैं। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस 1985, सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock, सिंस सैटरडे, टुमारो। और फॉर का पीरियड और टाइम के साथ 10 दिनों से, 12 घंटों से, तो 2 सप्ताह से, 4 महीनों से। लेकिन हाँ, मंथ का नाम दे दे, जैसे यहाँ पे मंथ का नाम मैंने नहीं लिखा, मंथ दे दे जनवरी, तो जनवरी के लिए हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। लेकिन महीनों बोले कि मंथ से, इतने मंथ से, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस सब कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से प्रेजेंट टेंस का होता है उसी तरह से पास्ट टेंस का भी होता है 4 पार्ट, यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिएगा ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं आपको, तब समझने में आसानी होगी। व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स, व्हेन अ सेंटेंस डिनोट एनी एक्शन, any action has completed in past and it does not belongs to, and it does not, यानी it doesn't belong to present time इज कॉल्ड प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं लोग, किस में कंफ्यूज होते हैं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दो में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को टेंस में, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि पास्ट में काम क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था और वर्तमान में भी उसका प्रभाव पड़ रहा था, यानी पड़ता है। लेकिन पास्ट टेंस में क्या होता है कि काम जो है वो पास्ट में खत्म होता है लेकिन उसका कोई सा भी प्रभाव जो है वो प्रेजेंट में नहीं पड़ता है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स any action has completed in past and it does not belongs to present time is called past perfect tense। क्लियर हो गया। तो अब देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि पास्ट टेंस होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, आपको पता है इसमें था, थी, थे लगा हुआ रहता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव देखिएगा स्ट्रक्चर में कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा है, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि एग्जांपल लिखूं तो आई वेंट टू पटना, मैंने लिखा आई वेंट टू पटना, ठीक है। या फिर ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आई वेंट टू पटना, तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया V2 और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। प्ले का V2 क्या होता है, प्लेड होता है। तो ये हमारा हुआ कि मैं पटना गया था, मैंने क्रिकेट खेला था। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या आ रहा है, था आ रहा है, ठीक है। मतलब वर्तमान में नहीं, ये पास्ट में काम जो है कंप्लीट हो चुका था और पास्ट में कंप्लीट हुआ और वर्तमान में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इसका निगेटिव बनाना है तो वही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है कि सब्जेक्ट प्लस जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो होता है डिड नॉट। क्या होता है, डिडंट भी बोल सकते हो आप ऐड करके, कंबाइन करके, और डिड नॉट भी बोल सकते हो। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहीं पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि डिड नॉट के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ पे जब मैं इसका एग्जांपल दूं तो मैं लिखूंगा ही डिड नॉट गो टू पटना। क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू पटना।
अब देखिए ध्यान से कि गलतियां कहाँ पे हुई, गलतियां होती कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ रहता है डिड नॉट, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे दे देते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट दे देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे वेंट दिया हुआ रहे, प्लेड दिया हुआ रहे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सही क्या करना है कि ही डिड नॉट गो, यानी कि वर्ब का आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म और निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट के साथ। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप क्या कर दो, डिड यूज कर दो सबसे पहले, उसके बाद क्या कर दोगे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो डिडंट कर दीजिए आप, डिडंट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये बन गए। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। सिंबल मैंने क्या बताया, लास्ट में था रहेगा, थी रहेगा, थे रहेगा। तो ये सब क्या है, इसका सिंबल है, पहचानने का तरीका। और ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर पे आप बड़े ध्यान से फोकस कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे यूज किया वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट में, और निगेटिव मैंने यूज किया डिड नॉट के साथ क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस यही एक यहाँ पे जो है आपको देखने लायक बात है इसमें। उसके बाद इससे रिलेटेड जो और स्ट्रक्चर होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा वो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि पहचानने का तरीका क्या है। सेंटेंस में दिया हो रहेगा आपका स्टरडे, लास्ट नाइट, सुनिएगा मैं लिखूंगा नहीं, स्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, लास्ट मंथ, ईयर, लास्ट ईयर, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग। तो ये सब दिया हुआ रहता है, मतलब पास्ट की बात की जाती है, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। कौन कौन सा स्टरडे दिया हुआ रहे, यानी कि पहले वाली बात। स्टरडे का मतलब क्या होता है, कल, है ना, तो जो बीत चुका है। उसके बाद क्या है कि इससे पास्ट की आदत बताई जाती है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक नरेशन से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिएगा नरेशन से रिलेटेड, यानी कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, डायरेक्ट स्पीच से और इनडायरेक्ट स्पीच से जो है क्वेश्चन एक आता है, वो क्या आता है वो देखिएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ही सेड, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ही सेड, और यहाँ पे क्या है, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसको भी बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि है क्या ये। तो देखिए जब नरेशन बनाते हैं, यानी नरेशन से रिलेटेड जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, ईरर में भी दिया जाता है, तो वो क्या होता है, ये हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है ये, आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या कहलाता है, आरएस कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब जब इसका बनाया जाता है इनडायरेक्ट, क्या बनाया जाता है, इनडायरेक्ट जब बनाया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाया जाता है, तो वो कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो ये किस में है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। ये किस में है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई राइट अ लेटर, मतलब मैं पत्र लिखता हूं। अब जब हम इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव क्या बनता है, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आपको पता है नारेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर राइट है ना, तो राइट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोट और लेटर। यानी कि अब मैं समझाता हूँ आपको ये हुआ क्या, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, और इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई राइट, मैं लिखता हूँ। तो जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ही, तो ये सब छोड़िए, ये सब तो नरेशन का पार्ट है कि सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिर भी मैं बता दूं, इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है, 123/SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया ही। उसके बाद ये क्या हो जाता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सेड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट से किस में हो गया ये चेंज, पास्ट इंडेफिनिट में, ही रोट अ लेटर। तो यही एक इंपॉर्टेंट आपको इसमें देखने लायक बात है जो आपको देखना चाहिए। उसके बाद एक और रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। चलिए देखिएगा, समझिएगा उसको। यहाँ पे दिया हो, वाक्य की शुरुआत अगर इट इज टाइम से हो, किससे हो, वाक्य की शुरुआत अगर इज टाइम, इट इज टाइम से हो, या फिर इट इज़ हाई टाइम से हो, इट इज़ हाई टाइम। अगर वाक्य की शुरुआत अगर इट इज़ टाइम से हो और इट इज़ हाई टाइम से हो, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो सेकंड फॉर्म का होगा। कौन सा होगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा ना वो सेकंड फॉर्म का होगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, दिया हुआ है क्या, इट इज़, यहाँ पे एग्जांपल समझिएगा क्या दिया हुआ है, इट्स टाइम यू शुड स्टडी। अब देखिए ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे है इट्स टाइम यू स्टडीड।
और यहाँ पे है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से इसको, मैंने कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, इट इज़ टाइम से हो या फिर इट इज़ हाई टाइम से हो, तो जो आगे आने वाले सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा ना, आगे आने वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसके बाद का जो वर्ब आएगा वो किसके साथ आएगा, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमारा होगा V2। कौन सा होगा, V2 होगा, ना कि यहाँ पे हम शुड लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आप इसे ध्यान से समझिए। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि क्या होगा यहाँ पे, इट इज टाइम के साथ जब सब्जेक्ट लगाएंगे हम, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, V2। तो देखिएगा सेंटेंस में अगर इट इज टाइम दिया हुआ है तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा रूल। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या दिया हुआ है, अब ये हमारा खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा है पढ़ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से उतने क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या, कि वर्तमान समय में काम जारी है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि पास्ट में काम जारी था, यानी कि पीछे वाले टाइम में काम जो था वो क्या था, जारी था। हम बोल सकते हैं व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स एनी एक्शन वाज गोइंग ऑन एट द पास्ट टाइम। ठीक है, पास्ट टाइम में जब जारी था तो उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसका सिंबल होता है रहा था, रही थी, रहे थे, मैं क्रिकेट खेल रहा था, वो पढ़ रही थी। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। बाकी इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा इसमें, वाज ऑब्लिक वर। ठीक है, वाज और वर लगाते हैं, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं, ये हमारा बन जाता है। जैसे सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने लिखा सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंस आपका समझ में आ गया कि सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर किसका यूज़ किया, वाज ऑब्लिक वर का यूज़ किया, उसके बाद किसका, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का। अब वाज ऑब्लिक वर का यूज़ किसके साथ करेंगे, तो सिंपली याद रखिए ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम और आई, क्या ही सी इट नेम आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। बाकी जितने भी हैं जैसे यू वर, वी वर, दे वर, इन सब के साथ किसका यूज करेंगे, तो वर का यूज हम करेंगे। बस इतनी सी बात आपको जो है याद रखनी है। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी जब हम शुरू से ग्रामर शुरू करेंगे ना, स्टार्ट से, तो मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हाँ पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या स्ट्रक्चर्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में कि काम जो है पास्ट में शुरू हुआ था और वर्तमान में भी उसका क्या था, रिलेशन था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या, चुका था, हो चुका था, काम जो है पास्ट में खत्म हो चुका था। सिंपली इतना याद रखिए, ठीक है। ही हैड प्लेड, वो खेल चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम यूज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव का देखिए, निगेटिव का देखिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैड प्लेड, मैंने कहा क्या, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो ये आपको बात समझ में आ गई। निगेटिव क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैडंट कर देंगे, हैड नॉट भी करते हैं, हैडंट भी करते हैं, V3 प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो इंट्रोगेटिव आप खुद से बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, WH क्वेश्चन भी आप खुद से बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, आप भी और मैं भी। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ तक समझ में बात आ गई आपको। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब पास्ट में दो घटना हो, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पास्ट में जब दो घटनाएं हो, क्या हो, पास्ट में जब दो घटनाएं हुई हैं और पहली वाली घटना और दूसरी वाली घटना, दो घटनाएं हुई हैं। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। तो देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब यहाँ पे बात आ रही है दो सेंटेंस की, यानी कि पास्ट में दो काम हुए। कौन कौन से काम हुए, एक तो डॉक्टर का आना हुआ और दूसरा हुआ रोगी का मरना।
दो काम हुआ। तो सबसे पहला काम कौन सा हुआ? तो सबसे पहला काम हुआ था ये फर्स्ट एक्शन, रोगी मर चुका था। सेकंड एक्शन क्या हुआ? तो सेकंड हुआ कि डॉक्टर आया, यानी कि रोगी के मरने के बाद जो है वो डॉक्टर आया, ये हमारा सेकंड एक्शन है, यानी ये फर्स्ट एक्शन, ये सेकंड एक्शन। अब देखिए इसको बनाते क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो काम पहले हो चुका होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। अब बताता हूं, मैं बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या है? द पेशेंट हैड डाइड, एक तो यहाँ पे है मतलब रोगी मर चुका था, दूसरा है उसके बाद क्या आया? डॉक्टर आया, यानी फर्स्ट काम हुआ यहाँ पे फर्स्ट एक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ? सेकंड एक्शन हुआ। दो काम हो रहा है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट वाला काम होगा वो होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और सेकंड वाला जो काम होगा वो किसमें होगा? पास्ट एंड डेफिनेट में। किसका होगा? पास्ट एंड डेफिनेट। चलिए देखिए, फर्स्ट सेकंड वाला काम जो होगा हमारा क्या? पास्ट एंड डेफिनेट में होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं पे दे देगा पास्ट एंड डेफिनेट इसे कर देगा, उसे पास्ट परफेक्ट कर देगा, ठीक है, या फिर इसे पास्ट एंड डेफिनेट कर देगा और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखे हैं और ये आते ही हैं। तो आपको याद रखना है मतलब क्या मैंने क्या बताया आपको, सेकंड वाला एक्शन जो होगा वो किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना है आपको, और फर्स्ट वाला एक्शन किसमें हो जाएगा? तो पास्ट परफेक्ट में होगा। इतनी बातें आपको जो है ध्यान में रखनी है। चलिए ये बात हो गई। जो अब देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो देखना है कि एक क्वेश्चन आता है नरेशन से रिलेटेड पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए देखिए वो समझिएगा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक है दिया हुआ सेंटेंस, दीपा सेड आई हैव डन। अब अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा तो हम इस पोर्शन को क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आरवी, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो आरएस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला पार्ट है सेंटेंस है उसे हम कहते हैं आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है वो देखिएगा। यहाँ पे मैं इसका इनडायरेक्ट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा यहाँ पे जो ये है ना आई, तो एक रूल आप पढ़े होगे नरेशन में, वो होता क्या है कि सन बट्टा 123, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है? दीपा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दीपा सेड दैट। इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? दीपा सेड दैट। और फर्स्ट पर्सन किसे अकॉर्डिंग? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है? दीपा लड़की है, तो यहाँ पे हम सी का यूज करेंगे। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा? सी हैड डन हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ये क्या हो जाएगा? हमारा हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। यानी कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? तो इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उनके बारे में आप देखेंगे और बड़े विस्तार से मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए जिस तरह से आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि हाँ कोई काम जो है पास्ट में शुरू होता है और अभी भी क्या है? जारी है। तो उसी तरह से क्या होता है कि पास्ट में शुरू हुआ था और ये क्या है? कंटिन्यू है। क्या ये कंटिन्यू था? पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी था, तो वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहले वो ध्यान दीजिएगा आप कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, इसमें भी हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे किसका? टाइम का, जिस तरह से हमने यूज़ किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम। अब देखिए क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, इससे रिलेटेड एग्जाम में जो है क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। तो आपको बस स्ट्रक्चर याद रखना है कि हाँ ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। निगेटिव का अगर स्ट्रक्चर पूछे तो आपको क्या कर देना है? सब्जेक्ट प्लस हैड में नॉट लगा देना है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैडंट, ठीक है। बीन V4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो निगेटिव भी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वो। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में। तो उसमें हम 4 पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पे है क्या? फ्यूचर। तो फ्यूचर से ही आपको पता चल रहा है कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य काल, है ना। तो भविष्य काल बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल
सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। और निगेटिव बनाइएगा अगर, तो निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शैल के साथ नॉट भी लगा सकते हैं, या जो मॉडर्न है वो सेंट होता है, क्या होता है, सेंट और वांट। तो ये होता है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। इंट्रोगेटिव में आप शैल विल को आगे कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, सेम चीज़ें रहेंगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, कुछ एग्जांपल देख करके समझाता हूँ। जैसे आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये सेंटेंस हुआ, मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर जो है शैल और विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। कभी कभी यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म दे दिया जाता है, जो कि गलत है। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आते हैं। अब इसके अलावा क्या देखना है आपको, यहाँ पे कुछ दिया हुआ इंपॉर्टेंट वो देखना है आपको। बताता हूँ कि फ्यूचर के काम बताने के लिए तो हम इसका यूज़ करते हैं, और हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ करते हैं। सिंपली बस इतना रूल आपको याद रखना है, इसमें इसका भी आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, और इसमें कुछ आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो चलिए अगला जो हमारा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अब है हमारा क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जिस तरह से आपने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस तरह से आपने पढ़ा कि पास्ट कंटिन्यूअस, यानी काम क्या है, जारी है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, आने वाले टाइम में काम जारी रहेगा। तो बस वही बताता है ये कि फ्यूचर टेंस मतलब आने वाले टाइम में काम जो है जारी रहेगा। स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या एग्जाम्पल, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब नेगेटिव बनाना है तो आप लगा सकते हो सब्जेक्ट प्लस सेंट प्लस ऑन्ट, ठीक है, सेंट ऑब्लिक वांट कर सकते हो आप। उसके बाद बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। अब जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। तो मैं लिखता हूँ, आप भी नोट करते जाइएगा। सबसे पहला इसमें क्या है, कुछ ऐसे हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, कुछ क्या है, वर्ब्स इसमें ऐसे हैं जिनका जो है वर्ब फोर नहीं बनता। वर्ब फोर क्या होता, नहीं बनता। वो कौन कौन से वर्ब है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करना। तो देखिए सबसे पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो वो देखिए क्या क्या है यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा सी का सीइंग नहीं कर सकते हम, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीजिंग, और देखिएगा नोटिस, और इसमें ध्यान देना है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। चलिए ये हो गया हमारा। दूसरा है वर्ब ऑफ थिंकिंग, यानी जो थिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना, यानी जैसे हम वर्ब ऑफ थिंकिंग भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि थिंक करना किसी के बारे में, थिंकिंग प्रोसेस, यानी तो देखिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दिस है हमारा। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिस है, नो है, मीन है, माइंड है, रिमेंबर है और सपोज। तो देखिए इनके साथ हम क्या नहीं प्रयोग करेंगे, तो इनके साथ हम ING नहीं लगाएंगे। इसके अलावा थर्ड में आइएगा, थर्ड में और क्या क्या है, जो शोइंग पोजेशन, वर्ब ऑफ शोइंग पोजेशन, यानी जो अधिकार बताने वाले जो वर्ब हैं उनके साथ भी हम नहीं लगाते। जैसे ऑन है, ऑन का मतलब क्या होता है, अपना होता है, और ऑन हो गया, हैव है, ऑन, हैव, और यहाँ पे है बिलोंग, कंप्राइज, उसके बाद है पजेस, उसके बाद है कंटेन, उसके बाद है कंसिस्ट। तो इन सब के साथ हम क्या नहीं लगाते, तो हम ING का प्रयोग नहीं करते। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है जो फीलिंग शो करे। जो वर्ब क्या शो करते हैं, फीलिंग शो करते हैं। तो वो वर्ब कौन कौन से हैं, तो उस पर एक बार फोकस कीजिएगा आप। जैसे बिलीव, बिलीव है, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश,
डिज़ायर, हेट, एग्री, और हैं जैसे ट्रस्ट और इमेजिन, ट्रस्ट और इमेजिन, ये वर्ड हैं। उसके बाद है एक हमारा लास्ट जो इसमें है वो है वर्ब इन जनरल, यानी कुछ जनरल ऐसे वर्ब हैं उनके साथ भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, वो भी आप नोट करिएगा। लुक है, लुक, उसके बाद क्या है, सीम, अपीयर, एफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप और रिफ्यूज़। तो इन सब के साथ जो है हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से। चलिए राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, जल्दीबाजी में लिखने में राइटिंग सही से मैं कर नहीं पाया तो आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, बस मेरी बातों पर फोकस करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, जैसे सी है, टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, प्रेफर है, प्लीजिंग है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब ऑफ थिंकिंग, जैसे प्रोसेस में क्या हो जाएगा हमारा, दिस है, नोन है, मीनिंग मीन है, माइंड है, रिमेंबर है और सपोज है, तो इसके साथ हम दिस क्या नहीं यूज कर सकते, तो हम इसके साथ यहाँ पे थिंक होना चाहिए था, हम यहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं करते इनके साथ, ऑनिंग नहीं करते, हैविंग नहीं करते, बिलोंग नहीं करते। तो ये आप देख लीजिएगा, जो जो वर्ड्स हैं वो आप रट जाइएगा। अब इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे जैसे दिया हुआ है ही इज ऑनिंग अ कार, मैंने कहा ही इज ऑनिंग अ कार, और इसका जो सेंटेंस सेकंड है ही ऑन्स अ कार। अब बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है, कौन सा पार्ट इसमें सही है, कौन सा सेंटेंस जो है इरर है और कौन सा राइट है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है ही इज ऑनिंग अ कार, पोजीशन शो करे तो पोजीशन शो जब कर रहा है ना तो यहाँ पे सेंटेंस सेकंड वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत। ही इज ऑनिंग अ कार नहीं होता, ही ऑन्स अ कार होता है, मतलब उसके पास एक कार है। तो पजेस शो कर रहा है और पजेस शो करता है जब ऑन, तो ऑन का हम ऑनिंग नहीं करते, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। उसके बाद देखिएगा और एक इसमें रूल है, वो आप देख लेना थोड़ा सा, क्या है वो रूल। चलिए देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको रटने की कोशिश करें, जो भी वर्ड है इसमें, यही बस यही एग्जाम का खेल है। आपने रट लिया अगर इन सब वर्ड्स को, तो आपके एग्जाम में बहुत मदद मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी इन सब वर्ड से। उसके बाद देखिएगा क्या है कि अगर हैव का अर्थ, अगर हैव, ठीक है, हैव जो हैव का मतलब अगर यहाँ पे अधिकार है, क्या है, हैव का मतलब अधिकार है सेंटेंस में, हैव का मतलब क्या है, अधिकार है, तो हैव का हैविंग नहीं कर सकते, हैव का हैविंग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हैव का मतलब यहाँ पे समझिएगा, लेकिन हैव का मतलब अगर क्या है, हैव का मतलब अगर खाना है, क्या है, खाना या फिर एंजॉय करना, खाने को एंजॉय करते हैं ना, तो हम हैव का हैविंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका हैविंग जो है नहीं हो सकता और इसका हैविंग जो है वो हो सकता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तो एग्जाम्पल से आप समझिएगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार। थर्ड सेंटेंस देखिएगा, आई हैव अ कार, ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया। अब तीनों सेंटेंस को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे दिया हुआ आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मतलब मैं केक को क्या कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम हैव के हैविंग बना सकते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आई एम हैविंग अ कार, यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम हैविंग नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट क्या होगा, आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास क्या है, एक कार है, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनको भी नोट कर लेना आप, जैसे थिंक है, जैसे मैंने लिखा ना, थिंक है, रिजेंबल है, और क्या है, फील, उसके बाद क्या है, लुक, और क्या है, अपीयर, ठीक है। ये सब वर्ड हैं, इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन भावना, जब इनसे क्या भावना बताए, भावना शो करे, ठीक है, भावना मतलब बोलते हैं ना, फीलिंग को एक्सप्रेस करे, तो इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में लिख के देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आई एम थिंकिंग, लिखा हुआ है, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ये एक सेंटेंस है। उसके बाद का सेंटेंस है आई थिंक यू आर राइट, और एक सेंटेंस है आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू,
तो बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए मैं बता दूं यहाँ पे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स नहीं शो हो रहा, भावना शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आई थिंक यू आर राइट। ऐसा भी आपने देखा होगा, हम बोलचाल की भाषा में क्या यूज़ करते हैं, आई थिंक यू आर राइट, है ना। मतलब मैं सोचता हूँ तुम क्या हो, सही हो। तो ये भी सही है और ये लास्ट वाला भी सही है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ईरर है। तो बस यही था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, और उससे भी ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, कुछ आते हैं, बस मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको इसमें बताया। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए जिस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, मतलब भविष्य में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपने क्या देखा कि भविष्य में काम खत्म हो चुका होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि भविष्य में जो काम है वो खत्म हो चुका होगा, यही मतलब है किसका, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिख के देता हूं आपको, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है या अफर्मेटिव है निगेटिव बनाना है, तो बस जैसा मैंने आपको तरीका बताया, सब्जेक्ट प्लस सेंड कर दीजिए, वांट कर दीजिए, है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये मतलब मैंने क्या बताया, भविष्य में काम खत्म हो चुका होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट, वो देखना है आपको, वो क्या है। तो देखिए क्या है वो कि एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान से देखिएगा आप। दिया हुआ है बाय द टाइम आई रिच द स्टेशन, बाय द टाइम आई रिच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, इसमें दो टेंस आ रहे हैं, कौन कौन से, आई रिच द स्टेशन और द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। यानी कि यहाँ पे आ रहा है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है क्या कि बाय द टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है, बाय द टाइम से। तो ध्यान दीजिएगा जहां पे भी आपको बाय द टाइम मिल जाए सेंटेंस में, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और सेकंड वाला जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, अगर इससे रिलेटेड आएंगे तो क्वेश्चन। तो अब देखिए हमारा लास्ट आता है, बस इसमें एक ही इंपॉर्टेंट था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी चुका होगा, चुकी होगी, इसका सिंबल होता है, तो वो आपको याद रखना जरूरी है, तो आप याद रख लीजिएगा। अब हमारा लास्ट आता है टेंस में। टेंस में जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने अभी तुरंत पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसी तरह से हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई काम क्या भविष्य में शुरू हुआ होगा और कंटिन्यू चल रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम होता है, और प्लस टाइम होता है। देखिए क्या मैंने कहा, हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि इसमें सिंस और फोर लगता है, लेकिन इसमें फ्यूचर में क्या होता है, फोर और फ्रॉम लगता है। एक एग्जांपल से बस आपको समझा देता हूं कि एग्जांपल दिया हुआ है, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, आई शैल हैव लिविंग इन दिल्ली, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो बस यही यहाँ तक था आपका, मतलब आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखना है कि हाँ ये स्ट्रक्चर बनता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि इसका सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल, और उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम या फिर टाइम। तो बस यही टेंस था हमारा, और इतने ही जो है क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा जो है टेंस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस यही था हमारा। तो आई होप आपको जो है ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन देता हूँ टेंस से रिलेटेड, वो आप खुद करोगे। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, जो कि टेंस से रिलेटेड है, और आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है।
तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप बताने की कोशिश करोगे कि हाँ किस पार्ट में एरर है। सबसे पहला देखिए क्या है, आफ्टर शीतल विल रिटर्न ए फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, नो एरर। देखिए सबसे पहला क्या है, आफ्टर शीतल विल रिटर्न, यहां तक ए है, उसके बाद फ्रॉम दिल्ली बी है, आई विल गो टू मीट हर और उसके बाद है नो एरर। तो किस पार्ट में एरर आपको लग रहा है? तो देखिए एरर पकड़ने का आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं। आपको सबसे पहले देखना है क्या कि उसका टेंस जो है वो करेक्ट है या नहीं, टेंस का करेक्शन देखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिलाना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो है एग्री कर रहा है नहीं, और उसके बाद आप प्रीपोजिशन मिलाइए, प्रीपोजिशन सही है या नहीं, बस इतना कर लीजिए। उसके बाद आपका जो है एरर डिटेक्शन बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। तो मैं पढ़ता हूं, दिया हुआ आफ्टर शीतल विल रिटर्न, ठीक है यहां तक, फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर। अब बताइए आप इसमें कौन सा पार्ट जो है एरर है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि अनलेस, अनटिल, आफ्टर, इन सब के साथ अगर सेंटेंस का शुरुआत हो या फिर सेंटेंस में ये सब जो है वो वर्ड लगे रहे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट वाले पार्ट में हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। तो ये होना क्या चाहिए था, आफ्टर शीतल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, ना कि ये। तो आपको रूल सिंपली याद रखना है। आपने रूल याद रख लिया ना तो आपका एक भी जो है एरर का क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो पाएगा और आप एरर जो है इजीली फाइंड कर लोगे। फिर से एक बार रूल रिकॉल कर लीजिए आप। वीडियो में जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अनलेस, अनटिल, टिल, आफ्टर, इन सब के साथ जब सेंटेंस शुरू हो या सेंटेंस में लगा हो तो हम इसके साथ विल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस वाक्य को हम बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूं, दिया हुआ है आई यूज्ड टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड, नो एरर। बताइए कौन सा पार्ट एरर है? तो देखिए आप देख पा रहे होगे कि इसमें यूज क्या हुआ है, तो यूज टू, किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, यूज टू का। और मैंने आपको बताया था यूज टू का जो प्रयोग है वो पास्ट में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं। तो आपको रूल सिंपली याद रखने हैं और ये सारा कुछ हो जाएगा। तो जब ये पास्ट में है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे इन्होंने गो लगा दिया जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, वेंट होना चाहिए था। यानी आई यूज टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई वेंट टू बेड, नो एरर। यानी कि यहाँ पे हमारा एरर क्या है, वेंट है, यानी गो होना चाहिए था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पढ़ता हूं। थर्ड क्वेश्चन है माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। अब देखिएगा ये क्या है, लास्ट सैटरडे। अब मैंने बताया था इस तरह का जब आए ना, लास्ट सैटरडे, लास्ट मंडे, है ना, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो ये सेंटेंस किस में जाते हैं, तो पास्ट में जाते हैं। किस में जाते हैं, तो पास्ट में जाते हैं। तो जब पास्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे हैज कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा। तो सेंटेंस अब क्या करेक्ट होगा, माई यंगर ब्रदर हैड लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जज आस्क्ड द लेडी, the judge asked the lady if the bag she had lost contained 10,000 rupees, no error। तो बताइए कौन सा पार्ट एरर है। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि टेंस जो है वो किसका है, पास्ट टेंस का है। यानी कि जब यहाँ पे सी हैड लॉस्ट लगा दिया और यहाँ पे आस्क्ड लगा दिया तो आप क्लियर हो गए होगे कि ये टेंस किसका है, पास्ट टेंस का है। और जब पास्ट टेंस का है तो यहाँ पे कंटेन ना होकर के क्या होना चाहिए था, कंटेंड होना चाहिए था, है ना। यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर्ब का क्या लगाया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगाया हुआ है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले आपको टेंस देखना है, वर्ब देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलाना है, उसके बाद प्रीपोजिशन देखना है, बस सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब लास्ट में देखता हूँ, लास्ट क्या बोल रहा है कि रोहित स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस, रोहित स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago but it grew। अब देख पा रहे हो ग्रीव का मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस की बात हो रही है। और यहाँ पे भी स्टार्टेड है तो मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। 2 years ago है तो इसमें पास्ट टेंस की बात हो रही है। मतलब इतना सारा क्लू मिल रहा है। अब आगे देखते हैं, वेरी फास्ट एज द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ बूम एट दैट टाइम, नो एरर। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट एरर है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं और इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और आई होप अगर आपने वीडियो आप कंप्लीटली देखी होगी तो आप इसका आंसर दे दोगे कि इसका आंसर कौन सा पार्ट जो है एरर है और क्या एरर है, क्यों एरर है, वो भी रीजन के साथ आपको बताना है, आपको आंसर देना है। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट वीडियो खत्म होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू। अब अगली क्लास के लिए तैयार रहिए।